ओके राहुल, हाउ आर यू बेटा? आई थिंक कुछ बच्चे तो काफी रेगुलर आते हैं लेक्चर देखने के लिए, तो मुझे उन पे तो भरोसा है कि वो करते ही होंगे, बातों को अच्छी तरह से प्रिपेयर करते ही होंगे। लेकिन बेटा प्लीज आपके फ्रेंड्स को भी एनकरेज करो कि रेगुलरली लेक्चर्स देखिए बेटा। लेक्चर्स नहीं देखेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा, ये लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? अरे एकदम टकाटक भाई राहुल, कोई दिक्कत नहीं लाइफ में, लाइफ कट रही है अच्छी तरह से। ओके अब बताओ, जो आपने लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था ना बेटा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अगर भूल गए हो तो एक बार है ना रिवीजन लेक्चर्स देख लेना। थर्ड वाला इलस्ट्रेशन कर देना, समझ में नहीं आया था। थर्ड वाला इलस्ट्रेशन कौन सा था बेटा? इलस्ट्रेशन, हाँ हाँ वो ठीक है, उसको उसको जस्ट लीव इट। आपके क्वेश्चन में भेजा था व्हाट्सएप पे, हाँ ठीक है, जस्ट लीव इट। वो थर्ड वाला क्वेश्चन कैसा है कि उसमें पूरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट थे उसमें, तो उसको जस्ट लीव इट राइट नाउ। मैंने लास्ट टाइम भी मतलब स्क्रैच करवाया था आपसे, मैं एंड में बता दूंगा आपको कि बीटा कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले हैं। अब एक फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, लेकिन मुझे पूरा याद है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला है ना यहाँ पे भी बताया था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताया था, लेकिन थर्ड वाले को छोड़ दो, लीव इट थर्ड वाला। लेकिन स्टिल कोवेरियंस कैसे कैलकुलेट करना होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना होता है, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना होता है, इन बातों का एक डिटेल डिस्कशन मैंने किया था आप लोगों के साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, इवन दो हमने उसका रिवीजन भी किया हुआ है। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट रिवीजन को एक बार फास्ट स्पीड से देख लेना, अगर भूल गए हैं तो, ठीक है ना? अगर ऐसा लग रहा है रिकलेक्ट नहीं हो रहा है तो रिवीजन को एक बार स्पीड से देख लेना, तो रिकलेक्ट हो जाएगा सारी बातें, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको बेटा, ठीक है? लेकिन स्टिल वो फेयरली प्राइस्ड क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगर मैंने लास्ट टाइम कुछ लिखवाया था ना कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस देन एक्चुअल रिटर्न, तो अंडर प्राइस होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज ग्रेटर देन एक्चुअल रिटर्न, ओवर प्राइस होगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न, तो क्या हो जाएगा, एफिशिएंटली प्राइस्ड हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि बेटा आप पहले उनकी डिस्कशंस को अच्छी तरह से देख ले बेटा, ठीक है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के डिस्कशन को, उसमें ये सारी बातों का डिटेल डिस्कशन हुआ है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मैंने आपके इसी इसी ना बहुत बार ना रिपीटेशंस बहुत हुए आपके स्टडी मटेरियल में, कॉन्सेप्ट्स पहले कोई टॉपिक भी आते हैं तो वापस और कोई टॉपिक भी घुसा के रखा हुआ है। इतना अनऑर्गेनाइज्ड ड्राफ्टिंग है स्टडी मटेरियल का, मतलब जेन्युइनली मैं आशीष गर्ग सर के साथ बातचीत आशीष गर्ग सर से बातचीत कर रहा था, आपके प्रेसिडेंट से, तो मैंने उनको यही रिक्वेस्ट किया कि आप है ना इस पे ध्यान दो, ड्राफ्टिंग पे ध्यान दो, कि ड्राफ्टिंग बहुत सारे टॉपिक्स में तो उन्होंने विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट कर दिया, और एकदम है ना, कोई भी ड्राफ्टिंग में कोई लॉजिक ही नहीं है, कुछ भी उठा के कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल के रखा होगा। तो मतलब बट वी कांट डू एनीथिंग। बहुत बार ऐसे होता है ना कि इजी से क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब वो जो क्वेश्चन ड्राफ्ट करने वाला भी होता है ना, वो भी एकदम स्मार्ट होता है, तो वो क्या करता है कि इसी में से क्वेश्चन उठा के ड्राफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें इसीलिए इनके क्वेश्चंस देखना बहुत जरूरी होता है। मैंने कहा था आपके लेसन नंबर 22 का जो इलस्ट्रेशन 7 है वो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड पे है, और मैंने इकोनॉमिक वैल्यू एडेड का डिटेल डिस्कशन रिवीजन सेशन में किया हुआ है, और उस टॉपिक का नाम है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैंने सेम क्वेश्चन वहां पे भी डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ अमाउंट अलग है, सारी बातें अलग हैं, अदरवाइज सब सिमिलर हैं, और उसमें कुछ मिस्टेक भी है, वो कर लिया, चलो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। बहुत इंपॉर्टेंट था, ये करना जरूरी था। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर इस पे आ जाओ, 8 इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाओ फटाफट। मुझे आज है ना 102 भी स्टार्ट करना है, पहले हम इसॉप भी करेंगे और इंडेस 102 भी स्टार्ट करना है मुझे, तो आप पहले इस पे आ जाइए, इलस्ट्रेशन 8 पे आ जाओ फटाफट। ओके, द रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ कंपनी आर एनुअल टर्नओवर है 50 लाख रुपीस। इलस्ट्रेशन 8 पे डिस्कशन कर रहा हूं, पेज नंबर क्या है? इलस्ट्रेशन 8 पेज नंबर 605, पेज नंबर 605। एनुअल टर्नओवर कितना दिया हुआ है? 50 लाख। थोड़ा रिस्पॉन्ड करते हो चलोगे, ठीक है बेटा? 604 है कि 605 है? मेरे में 605 है, अगर आपने 604 होगा तो चेक कर लेना बेटा। एनुअल टर्नओवर कितना दिया बेटा? 50 लाख दिया हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यार मैंने है ना बहुत रेगुलर लेक्चर में ये बहुत बार बोला है, ऑपरेटिंग
प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है ईबीआईटी। क्या मतलब होता है? ईबीआईटी। ध्यान रखना, नहीं तो लिख लो कहीं पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मीनिंग क्या होता है? ईबीआईटी होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, जिसकी फेस वैल्यू कितनी 100 रुपीज है। कैपिटल रिजर्व दिया हुआ है 5 लाख रुपीज। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 20 लाख रुपीज। 10% टर्म लोन दिया है 10 लाख रुपीज। 12% डिवेंचर दिया है 10 लाख रुपीज। टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% दिया हुआ है। पी रेशियो दिया हुआ है 30। बेटा पी रेशियो ऑलवेज टाइम्स में होता है। किस में होता है? टाइम्स में होता है, मल्टीपल्स में होता है। 30 टाइम्स, 40 टाइम्स, 50 टाइम्स। तो इसे पी रेशियो का मतलब इंटरप्रिटेशन मैंने आपको रेगुलर लेक्चर्स में बताया था करके, अगर याद है तो अच्छी बात है। हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है इसमें? ईपीएस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ईपीएस फाइंड करना है। बताओ ईपीएस का फॉर्मूला क्या है? अब फॉर्मूला मत देखो, लॉजिक बताओ। फॉर्मूला लॉजिक के बेस याद रखोगे तो लॉजिक समझोगे तो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ईबीआईटी में से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट माइनस करेंगे। उसमें से क्या माइनस करेंगे? टैक्स माइनस करेंगे। तो क्या मिल जाएगा हमें? पैट मिलेगा। पैट में से क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। नहीं, कोई रिजर्व्स को अगर ट्रांसफर हुआ है तो रिजर्व्स को ट्रांसफर किया वाला माइनस करेंगे। उसमें से क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। तो ये माइनस करने के बाद जो बचेगा वो क्या बनेगा? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या बन जाएगा ये आपका? अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आई होप यू गेट माय पॉइंट क्लियर। उसको डिवाइडेड बाय क्या करोगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? फटाफट बताओ हमें क्या मिल जाएगा? अर्निंग, हाँ, तो हमें ईपीएस मिल जाएगा। आपका सॉल्यूशन चेक कर लोगे एक बार? चलो चेक करो फटाफट एक बार। आपके सॉल्यूशन में देखो क्या ईबीआईटी दिया है क्या? हाँ ना करते चलो, ठीक है ना बेटा? हाँ बोलते हो चलो, ताकि समझ में बच्चे देख रहे हैं। क्या ऑपरेटिंग ईबीआईटी दिया हुआ है? बताओ फटाफट कितना दिया हुआ है? 10 लैक्स। मैं नहीं लिखूं तो चलेगा ना? चलो लिख लो यार, बच्चे बोलेंगे सर है ना मेहनत कम करते हैं। ये लो, ईबीआईटी लिखा हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 लाख। इसमें से क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट किसका हो सकता है? लोन का भी हो सकता है, इंटरेस्ट डिवेंचर का भी हो सकता है। डिवेंचर का मतलब भी क्या होता है? लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक। तो बताओ टर्म लोन 10 लाख का 10% कितना होगा? 1 लाख होगा कि नहीं होगा? माइनस करो। और डिवेंचर का भी तो इंटरेस्ट होगा ना बच्चों। डिवेंचर का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? 10 लाख का 12%, तो ये 1,20,000 आएगा। तो 1,20,000 माइनस कर दो। बताओ ये माइनस करने के बाद कितना है? फटाफट यार, कैलसी मेरे पास अब मंगवाना पड़ेगा। कैलसी रुक जाओ, मैं लेके आता हूँ यार। बच्चे आंसर नहीं देंगे तो कैलसी लाना पड़ेगा। ओके बताओ कितना आया था ये? 7,80,000। कितना आ गया था ये आपका? 7,80,000। उसके बाद क्या है मेरे बच्चों? इसके बाद क्या माइनस करोगे? टैक्स माइनस करोगे। लेस करो टैक्स, 30% टैक्स लेस कर दो फटाफट। तो 30% टैक्स को अगर लेस करेंगे तो 7,80,000 इंटू 30% कितना हो जाएगा? 2,34,000। तो 2,34,000 का टैक्स माइनस करोगे तो बताओ क्या बचेगा आपके पास? पैट माइनस पैट बच जाएगा क्या आपके पास? तो पैट बचेगा 2,34,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आया बेटा ये बताओगे क्या? 546। बच्चे बोल रहे हैं 5,46,000। ओके 5,46,000। यहां से क्या माइनस करोगे दोस्तों? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देंगे तो बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे कितना प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होगा? दिया है ना आपके पास क्वेश्चन में, देखो कितना दिया हुआ है। 20 लाख का 12% कितना होगा? 2,40,000। तो 5,46,000 में से माइनस करेंगे 2,40,000 तो बताओ बचेगा कितना? 3,06,000। और ये 3,06,000 को डिवाइड बाय किससे कर दोगे? डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आई डोंट थिंक सो कि ये सब पे एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना है? डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 20,000। कहां दिया हुआ है जरा देखो ना ऊपर ध्यान से, तो समझ में आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख दिया है और उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है। तो डिवाइड बाय, तो 20 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो 20,000 हो जाएगा। डिवाइड बाय 20,000 करेंगे तो ईपीएस आ गया कितना? आ गया 15.3। बेटा ये सारे क्वेश्चन मेरे सॉल्व कराने का लॉजिक उतना ही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें से कोई 2-4-5 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 2-4-5 क्वेश्चन आ गए हैं तो एक आध दो बार सॉल्व किया होगा तो ये आपके दिमाग में रहेगा। तो कैपिटल रिजर्व का क्या कुछ नहीं होगा ना अथर्व गायकवाड़? वो ऑलरेडी क्रिएटेड है बेटा, वो ऑलरेडी क्रिएटेड है। तूने कोई रिजर्व्स पहले से क्रिएट करके रखा होगा तो उसको थोड़ी माइनस करेंगे बेटा। समझ में आया क्या? वो ऑलरेडी क्रिएटेड है बेटा। अगर आपने इस साल कुछ क्रिएट किया होगा तो प्रॉफिट कम होगा ना दोस्त। पिछले साल में जो क्रिएट किया हुआ है वो तो चलते ही जाएगा। तो जो पिछले साल में क्रिएट हुआ है सब
दिया हुआ है तो उसको माइनस नहीं करना है। अगर आपने इस साल कुछ ट्रांसफर किया है कोई रिजर्व्स में तो माइनस करेंगे फिर। ओके ओके, चलो बताओ, ईपीएस आ गया। सेकंड क्या फाइंड करना था? डिविडेंड पर शेयर फाइंड करना था। डिविडेंड पर शेयर फाइंड करना था। बताओ डिविडेंड पर शेयर, नहीं, डिविडेंड पे आउट रेशियो देखो कितना है दोस्तों। डिविडेंड पे आउट, हाँ, ईपीएस आपका आ रहा है, ईपीएस आपका 15.3 है। तो जितना कमाया उसमें से 50% दे रहे हैं ना। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा? जितना अर्निंग पर शेयर है उसका 50%, क्योंकि 50% पे आउट हो रहा है ना, 50% पे आउट हो रहा है। पे आउट हो रहा है मतलब आप डिविडेंड बांट रहे हो। डिविडेंड कहां से बांटोगे? यहीं से तो बांटोगे डिविडेंड। तो बताओ 50 उसका 50% कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझो तो क्वेश्चन पूछो बेटा बिंदास। तो 7.65, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा आपको? कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? ओके, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया। उसके अर्निंग यील्ड रेशियो, पहले डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100। याद आ रहा होगा बेटा आपको फॉर्मूला। ये मैंने कहा था कि आप है ना फॉर्मूले लिख के चिपका दो। प्लीज फॉर्मूले लिखो और लिख के चिपका दो उसको बेटा प्लीज। तो आप डेली आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, डेली आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं बेटा। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो बताओ डिविडेंड पर शेयर कितना आया था? 7.65। मार्केट प्राइस पर शेयर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? चेक करो, दिया है कि नहीं दिया है? अरे ये तो नहीं दिया हुआ है मार्केट प्राइस पर शेयर, लेकिन क्या हम निकाल सकते हैं? क्या निकाल सकते हैं ना पी रेशियो की हेल्प से। मार्केट प्राइस पर शेयर नहीं दिया हुआ है, लेकिन क्या पी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। पी रेशियो इज गिवन, कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। तो मार्केट प्राइस पर शेयर, ईपीएस अभी हमने फाइंड किया दोस्तों। तो बताओ ईपीएस कितना फाइंड किया हमने अभी? 7.65 था ना ईपीएस। कितना था दोस्तों? नहीं, 15.3। 15.3। तो बताओ मार्केट प्राइस पर शेयर क्या हो जाएगा? 30 इंटू 15.3। अग्रीड मेरे दोस्तों? बताओ 30 इंटू 15.3, 30 इंटू 15.3। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 459। क्या ये 459 मार्केट प्राइस हो जाएगी क्या? तो 459 मार्केट प्राइस आ गई। तो वुड यू बी एबल टू फाइंड नाउ डिविडेंड यील्ड रेशियो? तो 459 दिस विल बी मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 कर दो। तो बताओ कितना आ रहा है? 7.65 डिवाइडेड बाय 459। तो ये कितना आ जाएगा आपका? इंटू 100। तो 1.67%। एकदम फालतू। डिविडेंड यील्ड रेशियो कितना है? 1.67%। तो क्या ये 1.67% आपका डिविडेंड यील्ड रेशियो बन गया क्या मेरे दोस्तों? समझ में आ रहा है तो हाँ बोलोगे, नहीं समझ तो ना बोलोगे। बताओ, धीरे धीरे करके बच्चे कम हो जाते हैं, भाग जाते हैं। वही बच्चे भागते होंगे जिनको कुछ समझ में नहीं आता होगा, बड़ी दिक्कत होती है। अब बताओ, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? हाँ, अर्निंग यील्ड रेशियो फाइंड करना है बेटा। सिंपल सी बात है। डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या था? डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला था डिविडेंड पर शेयर। तो यहां पे आएगा अर्निंग पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। क्लियर? तो बताओ अर्निंग पर शेयर कितना होगा दोस्तों? अर्निंग पर शेयर कितना होगा? ईपीएस 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 बताओ फटाफट फटाफट, कितना होगा ईपीएस? सर कितना दिया था ईपीएस? हमने फाइंड किया था ना, 15.3 था ना। हाँ, 15.3 डिवाइडेड बाय क्या होगा ये? 459 मल्टीप्लाई बाय 100। 459 मल्टीप्लाई बाय 100। तो बताओगे 459 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया ये? 3.33%। चलो ठीक है। तो अर्निंग यील्ड रेशियो भी समझ में आ गया कि आपको? यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आ जाओ इलस्ट्रेशन 9 पे। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा फटाफट। कोई कंफ्यूजन? इलस्ट्रेशन 9 क्या लिखा हुआ है? अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी इज एक्सपेक्टिंग to pay a dividend of rupees, expecting to pay a dividend of rupees 12 per share। expecting का मतलब ये तो expected dividend हुआ ना दोस्तों। तो expected dividend को क्या कहेंगे? D1 कहेंगे। illustration 9 पेज नंबर 606 है, पेज नंबर 606 है। At the end of the year the dividends have been growing at 10% per annum and this growth rate is expected to continue। मतलब आपका परपेचुअल है, मतलब ग्रोथ रेट फॉर एवर है।
कितना है, 10% है, ग्रोथ रेट कितना है इक्विटी। राहुल बोल रहे हैं सर वो जनरलाइज वाला पॉइंट बता दो। राहुल कौन सा जनरलाइज वाला पॉइंट बेटा, राहुल कौन सा जनरलाइज वाला पॉइंट बेटा? ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने दे, फिर तेरा क्वेश्चन लेता हूं। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कितना दिया हुआ है, 12% दिया है। अज्यूम दैट द शेयर इज फेयरली प्राइस्ड इन द मार्केट। बेटा जब फेयरली प्राइस्ड होगा तो ये सिचुएशन में फेयरली प्राइस का मतलब क्या होता है कि एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू एक्चुअल रिटर्न। बच्चों हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक बार देख लेना, वहां पे बहुत डिटेल डिस्कशन अच्छी तरह से हमने समझाया हुआ है। रिविजन देख लो तो भी समझ में आ जाएगा, वहां पे भी समझाया मैंने बेटा। तो assume that the share is fairly priced in the market, find out the implicit P ratio। if implicit को लेके confusion मत create करना, P ratio find करना है। if EPS of the company is 20, आपको क्या find करना है, EPS of the company is 20। अगर आपका कंपनी का EPS अगर 20 रुपीज है, EPS अगर 20 रुपीज है, तो ये सिचुएशन में आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, P रेशियो फाइंड करना है। तो बताओ कैसे फाइंड करेंगे P रेशियो? P रेशियो के लिए हमारे पास देखो पहले सोचो समझो, P रेशियो की हमारा फॉर्मूला क्या है? P रेशियो का फॉर्मूला ये है, करेक्ट है राइट? P रेशियो का फॉर्मूला हमारा ये है कि मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो बताओ P रेशियो के लिए क्या ईपीएस हमारे पास अवेलेबल है? हाँ बच्चों ईपीएस हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर ईपीएस अवेलेबल है दोस्तों, तो करना क्या है, हमें मार्केट प्राइस चाहिए। हमें क्या चाहिए, मार्केट प्राइस चाहिए बेटा। तो आज की मार्केट प्राइस फाइंड करने के लिए आपके पास, मुझे बताओ याद आ रहा है क्या, और परपेल आ रहा है क्या? तो क्या ये आपको करंट मार्केट प्राइस फाइंड करके दे देगा क्या? कोई भी शेयर्स की, कोई भी बॉन्ड की, कोई भी चीज की, कोई भी एसेट की आज की प्राइस क्या होनी चाहिए? फ्यूचर वैल्यूज, हाँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। तो मुझे बताओ ना, ये सब डिविडेंड दिया हुआ है और डिविडेंड फॉर एवर, हाँ डिविडेंड में ग्रोथ क्या फॉर एवर है, क्या आपका ग्रोथ फॉर एवर है, के दिया हुआ है। तो क्या हम इसकी हेल्प से क्या हम फाइंड कर सकते हैं? क्या आप उसको IV0 के नाम से बुला लो, आप उसको P0 के नाम से बुला लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आ जाएगा ये आपका D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। क्या D1 क्वेश्चन में रेडीमेड देके रखा हुआ है क्या? D1 कितना दिया है क्वेश्चन बताओगे? फटाफट बोलो ना, कितना दिया है क्वेश्चन में? 12 रुपीज दिया हुआ है। के कितना दिया हुआ है? 0.12 दिया हुआ है, 0.12 दिया हुआ है। एंड ग्रोथ कितना दिया हुआ है? 0.10 दिया है। याद रखना ये फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका के इज ग्रेटर देन जी। अगर आपका के लेस देन जी है तो ये फॉर्मूला कभी अप्लाई नहीं हो सकता है, नेगेटिव आंसर चला जाएगा बेटा, और नेगेटिव कभी प्राइस नहीं हो सकती मेरे दोस्तों। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो ये कितना आ रहा है, 600 रुपीज। 600 डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर कितना दिया हुआ है? 20। तो क्या आपका सर फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना? कोमल समझ में नहीं आया, कौन सा फॉर्मूला यूज करना मतलब बेटा? कोमल ओके नहीं, लेस देन जी है तो वो तो अजम्पशन ही, ये अजम्पशन के साथ ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। मैं एक से अनम्यूट करता हूँ, पार्टिसिपेंट को अनम्यूट करता हूँ, पहले कोमल को अनम्यूट किया। हाँ कोमल क्वेश्चन पूछ। सर अगर के ये जी से कम है तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करना? के जी से कम होगा ना तो ये अजम्पशन वैलिड अजम्पशन ही नहीं है, फिर तो आंसर नेगेटिव में आएगा ना। अगर के जी से हाँ। कम हो, मुझे बता के मान के चल, यहाँ पे के अगर ये रहा, ये के जो है मान ले यहाँ पे ऐसा होता कि ये 6% है, 0.06, तो आंसर नेगेटिव हाँ। में आएगा। कभी शेयर प्राइस नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। ये तो माइनस हो जाएगा ना बेटा, तो ये तो आंसर पूरा हाँ। नेगेटिव। शेयर प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव, शेयर प्राइस कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव। कोई दिक्कत बेटा अभी इसमें? नहीं समझ गया। उसके लिए कोई फॉर्मूला ही नहीं है, मतलब इसी अजम्पशन के साथ ये फॉर्मूला बनेगा कि आपका ये फॉर्मूला उसी अजम्पशन के साथ चलेगा कि वेयर के शुड बी ग्रेटर देन जी। अगर नहीं है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हो। सर अगर ऐसा हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता ना, प्रैक्टिकली सोच के बता, क्या प्रैक्टिकली अगर ऐसा हुआ तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? तेरा आंसर तो आएगा, करंट मार्केट प्राइस जो आएगी वो नेगेटिव आएगी बेटा, और नेगेटिव प्राइस कभी हो नहीं सकती दोस्त। ठीक है, हाँ। समझ आगे बेटा? हाँ सर। ओके ओके। रितिका बोल सर इसको प्लीज रिपीट कर दो। रितिका समझ में आया?
मैंने कोमल को समझाया, समझ में आया क्या राहुल? इफ के लेस देन जी तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे? राहुल मैंने समझाया अभी, समझ में आया तो हाँ बोलोगे फटाफट, रिस्पॉन्ड करोगे दोस्तों? ओके, अथर्व जैसे बोल रहे हाँ समझ में आया, राहुल बोला क्लियर सर, चलो क्लियर है, क्लियर है, चलो गुड, वेरी गुड, बच्चे बोल रहे क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, वंडरफुल। तो ये आ जाएगा आपका 30 टाइम्स, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? पी रेशो का पी रेशो आ गया, मुझे बहुत है ना स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग है बेटा। मैंने ये प्रीवियस बैच में ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए थे, इतने रिविजन नहीं लिए थे मैंने प्रीवियस बैच में, लेकिन मैंने आपकी बैच में रिविजन ज्यादा लिए हैं बेटा। तो ये सब क्वेश्चन, आवाज ब्रेक हो रही है, रुक जाओ 2 मिनट। ओके, अब ठीक है बेटा, मुझे पूरी गट फीलिंग है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे बेटा, इसीलिए इन क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना दोस्तों, ठीक है ना? आपके फ्रेंड्स को सबको कम्युनिकेट करो, जो बेवकूफ लोग नहीं देखते हैं ना उनको प्लीज बोलना कि देखना जरूरी है, एक बार देख ले बस। इलस्ट्रेशन 10, डीसीएल लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लेयर अ डिविडेंड। एक्सपेक्टेड, फटाफट बताओ एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होगा? D1 होगा। कितने रुपीस का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा है? 5 रुपीज। अर्निंग्स ऑफ द कंपनी आर ग्रोइंग एट 10% पर एनम, मतलब ग्रोथ रेट देके रखा हुआ है, कितना देके रखा हुआ है? 10%। फाइंड आउट इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर्स इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। आपके पास आरई केई जो भी दिया है, कोई जो नाम से बुलाना है बुला दो उसको, आरई बोल दो, केई बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 15%। तो बताओ सबसे पहले बताओ, इतना दिया हुआ है तो क्या आपको क्या इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर सकते हो? आप उसे इंट्रिंसिक वैल्यू बोल दो, आज की वैल्यू बोल दो, P0 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वुड यू बी एबल टू फाइंड दिस? तो पहले ये फाइंड करके बताओ फटाफट, चलो। अरे ये तो टाइम वैल्यू मनी का फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें कोई सिखाने वाली बात तो नहीं हो सकती ना। राहुल तूने टाइम वैल्यू मनी देखा क्या बेटा? विदाउट टाइम वैल्यू मनी कुछ नहीं कर पाएगा दोस्त। IV0 इज इक्वल टू IV0 इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा? D1 कितना दिया है? 5। के कितना है? 0.15। ग्रोथ कितना है? 0.10। ग्रोथ कितना है? 0.10। तो बताओ ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? कोई सीधा आंसर दे दो फास्ट। क्या आंसर 100 रुपीज आ रहा है क्या? अब आगे का क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, IV0 निकाल के आगे का क्वेश्चन रीड कर रहा हूं अभी। क्या लिखा हुआ है? If the current market price is equal to the intrinsic value, then what is the expected price after 1 year? क्या लिखा है? करंट मार्केट प्राइस इज इक्विवेलेंट टू इंट्रिंसिक वैल्यू, आज की मार्केट प्राइस, आज की मार्केट प्राइस। T0 पे जो मार्केट प्राइस होगी उसे हम क्या कहेंगे? P0 कहेंगे। तो वो कहता है कि 1 साल के बाद मार्केट प्राइस क्या होगी? अगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू मार्केट प्राइस है तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ ग्रोथ रेट कितना है? 10% का ग्रोथ रेट है ना, तो 10%, हाँ, तो हमें P1 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? P1 फाइंड करना है। तो उसमें 10% ऐड कर दो, मल्टीप्लाई बाय 1.10 कर दो बेटा, मल्टीप्लाई बाय 1.10 कर दो, तो बच्चों बताओ कितना आएगा? आप 100 मल्टीप्लाई बाय क्या कर दो? 1.10 कर दो, तो बताओ कितना आ जाएगा? 110। कितना आ जाएगा आपका? 110। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कुछ सॉल्यूशन में कुछ अलग तरीके से सॉल्व किया है वो भी करेक्ट है, लेकिन बेटा मुझे लग रहा है कि इजीएस्ट वे तो यही है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा इसमें आपको। If investor buys the shares now and sells it after 1 year, after receiving dividend, what is his dividend yield and holding period return? What is his dividend yield and holding period return? इन्वेस्टर आज शेयर्स बाय कर रहा है, आज शेयर्स बाय कर रहा है, करेक्ट है? तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? और वो उसको 1 साल के बाद बेच देगा, 1 साल के बाद बेचेगा, तो उसका डिविडेंड यील्ड कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 1। एंड उसका होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना होगा? उसने ये 1 साल जो होल्ड करके रखा, शेयर्स को जो 1 साल होल्ड करके रखा, उसका रिटर्न कितना आएगा? उससे शेयर्स को जो 1 साल होल्ड करके रखा, उसका रिटर्न कितना आएगा? दोस्तों मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? यू अग्रीड विद दिस? इसमें कोई दिक्कत? तो बताओ डिविडेंड कितना मिलेगा? 1 साल का डिविडेंड कितना मिलने वाला है? रिपीट करूं क्या? ओके, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनोगे। अगर इन्वेस्टर आज शेयर्स बाय करेगा तो बताओ कितने में बाय करेगा? फास्ट रिस्पॉन्ड करोगे। अगर इन्वेस्टर आज शेयर्स बाय करेगा तो बताओ कितने में बाय करेगा? 100। करेक्ट है। उसे 1 साल के बाद 1 साल का डिविडेंड कितना मिलने वाला है? क्या 5 रुपीज मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है? बोलो फास्ट, बोलो है ना? हाँ सर। तो क्वेश्चन, तो आज इन्वेस्ट कितना करेगा? 100 रुपीज इन्वेस्ट करेगा तो 5 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है?
हाँ, आरी को ही के ही बोल सकते हैं राहुल बेटा, आरी को ही के ही बोल सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन कॉल इट एज आरी के ही। लेकिन अब ये है ना, अब मुझे नहीं पता है बच्चा कि तूने ये देखा है कि नहीं देखा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल सारी बातें देखी है कि नहीं देखी है, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक डिस्कशन हो गया बेटा। आरी बोलूं के ही बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क पड़ता भी है, लेकिन जहां पे तू थोड़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल को ज्यादा इलॉबरेटिवली देख ले तो आर इज इक्वल टू के ही होता था बहुत सारी सिचुएशंस में, ठीक है ना बेटा, बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ओके, तो मुझे बताओ सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है डिविडेंड यील्ड रेशियो। क्या फाइंड करना है? डिविडेंड यील्ड रेशियो। तो आप डिविडेंड, अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट किया तो क्या 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट होगा तो उस पर डिविडेंड कितने का मिलेगा? 5 रुपए का। तो बताओ डिविडेंड यील्ड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड यील्ड रेशियो इज इक्वल टू क्या है? डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय आपने कितना करंट मार्केट प्राइस पर शेयर। तो करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है बोलो फास्ट? डिविडेंड पर शेयर मार्केट प्राइस, आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया ना और 100 पे 5 कमाया तो 100 ही लेना, 110 मत ले लेना, क्योंकि P1 कितना है? 110 है, 110 मत लेना बेटा। आज का आपने इतना इन्वेस्ट किया और उस इतने इन्वेस्टमेंट में 5 कमाया आपने, तो 5 डिवाइड बाय 100, तो बताओ कितना परसेंट आएगा? ये 5% आ गया डिविडेंड यील्ड रेशियो। नहीं, एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना होगा? होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना होगा बताओ? एक साल के बाद अगर आप उसको बेच दोगे तो कितने में बेचोगे? 110 में बेचोगे। हमने P1 फाइंड किया ना, हमने P1 फाइंड किया। अगर एक साल के बाद अगर इसी शेयर्स को बेचोगे तो कितने में बेचोगे? 110 में बेचोगे। और खरीदा कितने में? 100 में खरीदा। तो मुझे बताओ क्या 10 रुपए का रिटर्न मिला कि नहीं मिला? इसे कैपिटल गेन कहते हैं। क्या कहते हैं उससे? कैपिटल गेन यील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उससे? कैपिटल गेन कहते हैं। प्लस क्या मिलेगा? 5 रुपए का क्या मिलेगा? डिविडेंड भी मिलेगा। तो टोटल कितना कमाने को मिलेगा? 15 रुपया कमाने को मिलेगा। कितने के इन्वेस्टमेंट में 15 रुपया कमाने को मिलेगा? आपने कितने पीरियड के लिए होल्ड किया था? हमने उसको 1 साल के लिए होल्ड किया था। कितने साल के लिए होल्ड किया था? 1 साल के लिए होल्ड किया था। तो वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना होगा? वो होल्डिंग पीरियड रिटर्न कितना होगा? तो 5 रुपया डिविडेंड का, 10 रुपया कैपिटल एप्रिसिएशन का, मतलब कैपिटल गेन का, तो टोटल मिला के 15 रुपया कमाएंगे। तो 15 रुपया कमाएंगे तो होल्डिंग पीरियड गेन क्या हो जाएगा? होल्डिंग पीरियड गेन 15 रुपया कितने पे कमाया? 100 पे कमाया। तो 100 पे कितना? 100 पे कितना? तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो ये कितना परसेंट आएगा? क्या 15% आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ, डाउट है तो पूछोगे, समझ में आया तो हाँ बोलोगे फटाफट, समझ में आया तो हाँ बोलोगे, डाउट है तो पूछोगे। धनाधन, धन धनाधन धन। होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला बताओ बेटा। फॉर्मूला नहीं है अथर्व बेटा, कॉमन सेंस अप्लाई कर ले बच्चे, फॉर्मूले की बेस मत जा बच्चे, मर जाएगा। होल्डिंग पीरियड का फॉर्मूला कुछ नहीं है बेटा, मान के चलिए T0 है, ये T1 है, करेक्ट अथर्व? ये T0 है, ये T1 है बेटा, ध्यान दे। तूने 1 साल में 5 रुपए का डिविडेंड कमाया, बोल हाँ। और तूने 100 रुपए में खरीदा था और तूने 110 रुपए में बेचा। 1 साल होल्ड करना है तो 1 साल के बाद बेचेगा ना, एक बेचेगा तो कितने बेचेगा? 110 में बेचेगा। और ये हमने कैलकुलेट किया, तो तूने 1 साल जो होल्ड किया उसमें टोटल कितना कमाया? 10 रुपया कैपिटल एप्रिसिएशन पे कमाया, कैपिटल गेन पे कमाया, 5 रुपया डिविडेंड का कमाया। अब ये देखना वो कितने पे कमाया? 100 पे कमाया। 100 पे 15 कमाया तो 100 पे कितना? x। समझ में आया क्या? 100 पे 15 कमाया, ईपीएस माइनस, हाँ करेक्ट है। तो 100 पे कितना? करेक्ट है कोमल, करेक्ट, हाँ करेक्ट है कोमल। तो अब समझ में आया क्या? तो ये क्या हो जाएगा? 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। अथर्व क्लियर है क्या? कोई दिक्कत अथर्व? अभी फॉर्मूला का शेप दे दूं क्या उसको? फॉर्मूला का शेप दे दूंगा तो होल्डिंग पीरियड का रिटर्न कितना है अमाउंट फॉर्म में? 15 रुपया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 रुपया। और मल्टीप्लाई बाय 100 करो, परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। लेकिन क्यों आपको फॉर्मूला का शेप देना है ना उसको? रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला इसने लिखा है ईपीएस में से माइनस किया डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। हाँ करेक्ट है, चलेगा, करेक्ट है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 11, पेज नंबर 607। अरे डाउट है तो पूछ लो बेटा, क्लियर है तो बोलो फटाफट हाँ, डाउट है तो पूछोगे। कौन आया? ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
and the balance sheet of A Limited on 31st as on 31st March 2017, find the value of its equity shares by fair value method. बताओ फेयर वैल्यू का फॉर्मूला याद आ रहा है क्या कुछ आपको? फेयर वैल्यू का फॉर्मूला है यील्ड वैल्यू प्लस, हाँ ऐसा लिखना चाहिए था मुझे, इंट्रिंसिक वैल्यू. कौन सी वैल्यू? इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू divided by 2. This is the formula for fair value per share का फॉर्मूला. किसका फॉर्मूला? ये fair value per share का फॉर्मूला है. ओके, intrinsic value plus yield value divided by 2. तो ये क्या हो जाएगा? fair value per share हो जाएगा. fair value per share हो जाएगा. ओके, आ जाओ पहले तो intrinsic value फाइंड करो. बिल्डिंग क्या लिखा है? बिल्डिंग्स आर नाउ वर्थ ₹3,50,000. बिल्डिंग की वर्थ आज कितनी है? 3,50,000 है. प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years हैव शोन एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 50,000. द एनुअल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज 25% ऑफ नेट प्रॉफिट्स. प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफर्ड एज टू कैपिटल एंड डिविडेंड. ये तो पूरी दुनिया को पता है कि प्रेफरेंस को ऑलवेज पहले प्रेफरेंस मिलता है. किसका प्रेफरेंस मिलता है? डिविडेंड का पहले प्रेफरेंस मिलता है. और जब कैपिटल रिपेमेंट होगा तो भी पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही मिलेगा. तो उसमें कोई नई बात तो नहीं लिखी ना इन्होंने, ऐसे ही लिख दिया, फालतू वाली बात है ये. करेक्ट है. उसके बाद क्या है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब एनआरआर दिया हुआ है 15%. वापस मैं रीड कर रहा हूं चारों पॉइंट. बिल्डिंग की वैल्यू जो भी दी होगी, अब वो उसकी करंट वैल्यू कितनी है? करंट मार्केट वैल्यू है 3,50,000. प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years हैव शोन एन एनुअल इंक्रीज ऑफ ₹50,000. मतलब आपका जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें कितना इंक्रीज करना होगा? 50,000 का इंक्रीमेंट करना होगा, तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा? आपको एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा. एनुअल ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना है? 25% ऑफ प्रॉफिट्स. प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफर्ड. हमें पता ही है प्रेफरेंस शेयर्स को पहले ही प्रेफरेंस मिलता है. किसका प्रेफरेंस मिलता है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल का एंड डिविडेंड का. वी ऑल नो इट वेरी वेल. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब एनआरआर दिया हुआ है 15%. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. क्या लिखा है और मुझे बताओ. इक्विटी एंड लायबिलिटीज 1008% प्रेफरेंस. थोड़ा ना इसमें देखो मिसमैच है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया. 1008% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. जरा 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 1 लाख आएगा ना. तो बताओ आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होगी? आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी 1 लाख. फुल्ली पेड अप 4,000 इक्विटी शेयर्स और ₹100 ईच, ये भी फुल्ली पेड है. तो बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल होनी चाहिए 4 लाख रुपीस. वो वहां थोड़ा है ना, प्रॉपर्ली प्रिंट नहीं हुआ है, ऊपर नीचे हो गया, तो जरा देख लेना. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख है. इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 4 लाख है. रिजर्व्स दिया हुआ है आपके, रिजर्व्स एंड सरप्लस नहीं, रिजर्व्स दिया हुआ है 1,50,000. रिजर्व्स कितना दिया हुआ है? 1,50,000. और सरप्लस का मतलब होता है रिटेन्ड अर्निंग. सरप्लस का मतलब क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग. आई डोंट थिंक सो कि आई शुड टीच यू रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है बेटा. तो बैलेंस एज ऑन 1 April 2016. जरा चेक करो बैलेंस शीट कौन सी डेट की है. बैलेंस शीट कौन सी डेट की, जरा चेक करो. बैलेंस शीट की डेट है 31 March 2017. करेक्ट है. और आपके पास 1 April 2016 का रिटेन्ड अर्निंग मतलब ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग दिया था. ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग कितना दिया हुआ है? 80,000. क्या लिखा है? सरप्लस फॉर द ईयर. फॉर द ईयर मतलब करंट ईयर में कितना कमाया? रिटेन्ड अर्निंग कितना कमाया? 4,30,000 का कमाया. तो बताओ. और मैंने कहीं पे तो आपको सिखाया है, बैलेंस शीट में जो भी वैल्यूज आती हैं वो अक्यूमुलेटेड वैल्यूज आती है. कौन सी वैल्यूज आती है दोस्तों? अक्यूमुलेटेड वैल्यूज आती है. तो मुझे बताओ 80 + 430 कितना हो जाएगा? 80 + 430 कितना हो जाएगा? 5,10,000. कितना हो जाएगा? 5,10,000. तो बैलेंस शीट में जो भी वैल्यूज आती है वो कौन सी आती है? अक्यूमुलेटेड वैल्यूज आती है. तो 5,10,000 क्या बैलेंस शीट में दिख रहा है क्या आपको बेटा? उसके बाद क्या दिया हुआ है? मतलब ये जो है बिफोर ट्रांसफर टू रिजर्व्स है, लिखा हुआ है कि अभी भी रिजर्व को ट्रांसफर करना बाकी है. रिजर्व को ट्रांसफर करना बाकी है. ठीक है. क्रेडिटर्स दिया है 48,000 के. क्रेडिटर्स क्या दिया है? मतलब मैंने सरप्लस लिख दिया. सरप्लस कितना दिया हुआ है? 5,10,000. क्रेडिटर्स देके रखे. क्या देके रखे बेटा? क्रेडिटर्स देके रखे. और क्रेडिटर्स कितने देके रखे बताओ फटाफट? 48,000 के क्रेडिटर्स देके रखे हैं. क्रेडिटर्स इज गिवन 48,000. इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बेटा? नहीं है सर. इसका टोटल आ गया आपका 12,08,000. टोटल कितना आ गया आपका? 12,08,000. ओके. फिर दिया है बिल्डिंग 70,000. इसे बुक वैल्यू कहते हैं. जो बैलेंस शीट की वैल्यूज है उसे कौन सी वैल्यूज कहते हैं? बुक वैल्यू कहते हैं. उसके बाद फर्नीचर है 3,000. स्टॉक जिसकी मार्केट वैल्यू 4,50,000 है. इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट
3,35,000 उसकी फेस वैल्यू कितनी है 4 लाख है। डेटर्स 2,80,000, बैंक 60,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जिसे हम फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से बुलाते हैं, कौन से नाम से बुलाते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स के नाम से बुलाते हैं, वो है आपका 10,000। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सारी इंफॉर्मेशन तो देके रखी है, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए क्या चाहिए, एसेट्स की मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू चाहिए कि मार्केट वैल्यू चाहिए, रियलाइजेबल वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए उसकी, रियलाइजेबल वैल्यू। तो बताओ एसेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू में सबसे पहले क्या आएगा, बिल्डिंग आएगा क्या, बताओ बिल्डिंग कितना आएगा, 3,50,000। सर क्यों 3,50,000 लिया, बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखो बिल्डिंग की बुक वैल्यू तो है 70,000, लेकिन बिल्डिंग की आज की करंट वर्थ कितनी है, चेक करो 3,50,000 है कि नहीं बेटा, तो 3,50,000 आएगा यहाँ पे। फर्नीचर कितना आएगा 3,000, उसके बाद स्टॉक है, बताओ स्टॉक कितना आएगा 4,50,000। अग्रीड हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। उसके बाद स्टॉक आ गया, स्टॉक के बाद क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा। बेटा अगर किसी की मार्केट वैल्यू, कोई भी एसेट्स की मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो मान लेना बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, उसकी मार्केट वैल्यू होगी दोस्तों। तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा 3,35,000। फिर आएगा डेटर्स, क्या आएगा फिर आपका डेटर्स, बताओ डेटर्स कितना आएगा 2,80,000। उसके बाद क्या आएगा आपका बैंक, बताओ बैंक कितना आएगा आपका 60,000। ठीक है, तो ये टोटल एसेट्स कितनी आएगी बताओ फटाफट, टोटल करो धनाधन, टोटल एसेट्स कितनी आ रही है, टोटल एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है, कुछ रह गया क्या, हाँ एसेट्स का टोटल कितना आ रहा है बोलो फास्ट, एसेट्स का टोटल कितना है बोलो 14,78,000, 14,78,000। उसमें से क्या माइनस करोगे, थर्ड पार्टी लायबिलिटीज, सिर्फ क्रेडिटर्स दिख रहा है, क्रेडिटर्स कितना है 48,000। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 14,30,000। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो क्या नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस करना पड़ेगा क्या, ऑफ कोर्स प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी माइनस करनी पड़ेगी, कितनी माइनस करोगे 1 लाख। तब जाके क्या मिलेगा, नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तब जाके ये मिलेगा नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। कितना आएगा 13,30,000। उसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, किससे डिवाइड करोगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। तो बताओ इक्विटी शेयर्स के नंबर्स कितने हैं, नंबर्स कितने हैं, इक्विटी शेयर्स के नंबर्स कितने हैं, तो 4 लाख डिवाइडेड, हाँ नंबर्स दिए ना 4,000 दिए, बताओ 4,000 दिया हुआ, तो बताओ ये हो जाएगा आपका इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। बेटा मैं तो बेटा रिवीजन ले रहा हूं ना, अगर आप एक्सपेक्ट करोगे कि सर ये इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर क्या है समझा दो तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। आपने एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने देखा होगा लेक्चर्स 332.5, इससे कोई दिक्कत है क्या बेटा। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ गई, अब क्या फाइंड कर लो, यील्ड वैल्यू फाइंड कर लो, क्या फाइंड कर लो, यील्ड वैल्यू फाइंड करो। सर यील्ड वैल्यू जब लिखा है तो कौन सी मेथड अप्लाई करें, ऐसे तो जनरली यील्ड वैल्यू लिखा है तो डिविडेंड यील्ड अप्लाई कर दो, डिविडेंड यील्ड वैल्यू से यील्ड वैल्यूएशन यील्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर, ये डिविडेंड यील्ड, हाँ डिविडेंड यील्ड वैल्यूएशन का फॉर्मूला है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ईआरडी फाइंड करना पड़ेगा। तो ईआरडी का फॉर्मूला क्या है बेटा, ये सब उस अजम्पशन से बोल रहा हूं कि आपको आता होगा। बताओ ईआरडी का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या है प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ये उसका फॉर्मूला है, अर्निंग मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला है। अब बताओ आपके पास क्या 16-17 का प्रॉफिट दिया हुआ है, चेक करो 16-17 का क्या प्रॉफिट दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया हुआ है 4,30,000 दिया है ना, बैलेंस शीट पे देखो करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है कि नहीं दिया है, वो जो लिखा है ना सरप्लस फॉर द ईयर, ये करंट ईयर का प्रॉफिट है। तो बताओ करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 4,30,000, और ये 50,000 से एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होगा, कितने से एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होगा 50,000 से एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होगा। सर ये फालतू वाली बात कहां से आप लेके आए, अरे क्वेश्चन इनिशियली रीड करो क्या लिखा है,
profits of last 3 years have shown an annual increase of ₹50,000. 3 साल के प्रॉफिट में हर साल आपको 50,000 का इंक्रीमेंट दिखता था. क्या दिखता था? 50,000 का इंक्रीमेंट दिखता था. तो मुझे बताओ आपको भी क्या करना पड़ेगा? 4,30,000 में एक्सपेक्टेड इंक्रीमेंट ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये मिलेगा आपका एवरेज प्रॉफिट. कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? एवरेज प्रॉफिट. देखो आपके पास, देखो एक समझो मेरी बात, पास्ट ईयर के कोई भी प्रॉफिट्स दिए नहीं है दोस्तों. पास्ट ईयर के कोई भी प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं है आपके पास, लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट अवेलेबल है. अरे कोमल, 5,10,000 तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं. कोमल, 5,10,000 कौन सा प्रॉफिट्स है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है. करेक्ट. लेकिन हम जब एवरेज लेते हैं तो एवरेज कैसे लेते हैं? हमारे पास पास्ट ईयर का प्रॉफिट्स का बेस दिया होता है, लेकिन यहां पे हमारे पास पास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया नहीं है, लेकिन करंट ईयर का प्रॉफिट अवेलेबल है. करंट ईयर में कितना कमाया? 430 कमाया. और कहना ये चाहता है, ये सेंटेंस ये कहना चाहता है कि प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 years हैव शोन एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 50,000. मतलब जो भी हम कमाते थे उसमें से हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि 50,000 का इंक्रीमेंट होता था. तो हमने इस साल जो कमाया, इस साल कितना कमाया? 430 कमाया. तो उसमें हम 50,000 का इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो दैट विल बी योर बेस प्रॉफिट. ये बेस प्रॉफिट मान लेना. क्या कैलकुलेट करने के लिए? ईआरडी कैलकुलेट करने के लिए. क्या कैलकुलेट करने के लिए? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए. मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा? समझ में आ रही तो हाँ बोलो, नहीं तो डाउट पूछो बेटा फटाफट. आपके पास करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है. कहां दिया है? तो बैलेंस शीट में दिया है. देखो ना यार, समझाया था. ओपनिंग दिया था 80,000. करंट ईयर में कितना कमाया था? 16-17 में 430 कमाया था. और एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये 430 50,000 से इंक्रीज होगा. तो कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा. ठीक है. इसमें से क्या माइनस करेंगे? पहले जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करो. जनरल रिजर्व कितना ट्रांसफर करना है? 25%. मतलब इसका 25% कितना आएगा? 1,20,000. इसका 25% कितना आएगा? 1,20,000. तो बताओ ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट्स. लेकिन ये प्रॉफिट तो दोनों को बिलोंग करता है ना. इक्विटी प्रेफरेंस दोनों को बिलोंग करता है. तो इक्विटी प्रेफरेंस अगर दोनों को बिलोंग कर रहा है दोस्तों, तो उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो. प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है बेटा? बताओ फटाफट. 8% है, तो 1 लाख का 8% कितना होगा? 8,000 होगा. तो 360 में से 8,000 माइनस हो गया, तो बचेगा कितना? 3,52,000. बचेगा कितना? 3,52,000. तो मुझे बताओ 3,52,000 बचेगा. इसे क्या कहेंगे? प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी डिविडेंड कहते हो. टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कहते हो इसको. ये 3,52,000 टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल कितनी है? 4 लाख. मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 100. तो परसेंटेज हमें आंसर आ जाएगा. बताओ कितना परसेंटेज आया? वॉइस नहीं आ रही है, कोमल बोल रही है. चेक करो, आवाज की प्रॉब्लम है बेटा. एम आई ऑडिबल? अच्छा बोले आपका वीडियो म्यूट कर दो. ये लेकर दिया बेटा. हाँ, आजकल नेट की बहुत इश्यूज चल रहे हैं यार. मतलब आज तो मेरे कोई भी लेक्चर्स ही नहीं हुए. ओके, तो जैसे ही वॉइस ब्रेक होता है मुझे बता दो ना, मैं वापस रिपीट कर दूंगा. शैल आई रिपीट? नहीं यार, नेट की जबरदस्त इश्यू चल रही है यार. ये आज तो कोई आपका एक लेक्चर हुआ है, बाकी किसी का लेक्चर ही नहीं हुआ है. ओके, बीच में कोई एक्सप्लेनेशन तो मिस नहीं हुआ था ना? एक्सप्लेनेशन मिस आउट हुआ है तो बताओ, मैं वापस रिपीट करूं. वापस सुन लो. 430 में क्या ऐड किया? 50 ऐड किया, तो क्या आ गया? 480 आ गया. 480 में से क्या माइनस किया? जनरल रिजर्व वाला माइनस किया. जनरल रिजर्व को 25% ट्रांसफर करना. मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है. हाँ सर, ट्रांसफर कर दिया. तो बताओ कितना बचेगा? 360. उसमें से क्या माइनस कर दिया? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, तो बचा कितना? 3,52,000. 3,52,000 क्या है? प्रॉफिट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. करेक्ट. तो 3,52,000 डिवाइडेड बाय पेड अप, टोटल पेड अप इक्विटी कैपिटल, मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये परसेंटेज फॉर्म में आंसर आएगा. कितना आएगा बताओ? क्या 88% आ रहा है? क्या 88% आ रहा है? हो गया ना. अब आपका डिविडेंड यील्ड वैल्यूएशन आ गया. तो बताओ डिविडेंड यील्ड वैल्यूएशन इज इक्वल टू ईआरडी. ईआरडी कितना है? 88%. एनआरआर कितना है? एनआरआर कितना दिया है? 15%. मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू पर शेयर. बताओ पेड अप वैल्यू पर शेयर. देखो बैलेंस शीट पे देखो,
ये परसेंटेज नहीं है, पेड अप वैल्यू पर शेयर है। तो बताओ पेड अप वैल्यू पर शेयर कितनी, 100 रुपीज है, तो ये कितना आएगा? बताओ ये कितना आ रहा है, बोलो फास्ट। 59 रुपीज आ रहा है। $88 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 100, ये तो 586 आ रहा है ना। हाँ मैं वही सोचू ये क्या बोल रहे हैं, 586.67 आ रहा है क्या? तो ये होगी आपकी यील्ड वैल्यूएशन। क्या होगी आपकी ये यील्ड वैल्यूएशन? ये आपकी यील्ड वैल्यूएशन होगी, ठीक है ना। तो यील्ड वैल्यूएशन होगी। तो अब मुझे बताओ क्या फाइंड करना, हमें तो फेयर वैल्यू फाइंड करनी है। फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी फाइंड की थी हमने? इंट्रिंसिक वैल्यू कितना फाइंड किया था दोस्तों? मैं भूल गया भाई, कितना है बोलो ना। 332.50 प्लस ये कितना आया 586.67 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा, 459.58। दिस इज फेयर वैल्यू, ठीक है। चलो लेसन नंबर 22 कंप्लीट। आपका लेसन नंबर 22 खत्म हो गया दोस्तों। लेसन नंबर